Hello, hey guys, welcome to your own YouTube channel, Civils with Akash. Let's start the discussion of the 18th May newspaper. Today we will be discussing the important news and editorial. मैं आपको बता दूं उससे पहले न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि आपने मेंस का लिख के आप भेज सकते हो हमें, और भेजना कहाँ पे और क्या करना है वो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ, व्हाट इम्पोर्टेंस डज इट होल्ड्स फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, और आपने इसको आप कहाँ पे भेज सकते हो, आपने टेलीग्राम ओपन करना है। टेलीग्राम ओपन करके हमारा चैनल है सिविल्स विद आकाश। ठीक है, तो इस चैनल पे तो आपसे नहीं भेजा जाएगा, लेकिन इस पे आपको, अगर आपने नहीं भी भेजना, मॉडल आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा शाम तक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू सेंड द आंसर तो आपने @आकाश 8283 अगर ये आप सर्च करोगे तो आपको चैट बॉक्स मिलेगा, तो आप उस पर एक प्रॉपर PDF के फॉर्म में इसको भेज सकते हो। आपको विद इन 1 और 2 डेज़ हम इसको चेक करके दोबारा वैल्यूएट करके भेज देंगे। ठीक है जी। और ये आंसर आप लिख सकते हो 250 वर्ड्स में। 250 वर्ड्स में GS 2 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है SEO के बारे में बार बार न्यूज़ आ रही है। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पे सिक्योर शिवलिंग एरिया इन दी ज्ञानवापी मॉस्क। हुआ क्या था, वाराणसी की जो कोर्ट है उन्होंने ये बोला था कि जो शिवलिंग का एरिया जहाँ से शिवलिंग मिला आपको, तो आपने उसको सिक्योर कर लेना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में कुछ लोग हैं जो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सेम ऑर्डर दिया है कि आपने उस एरिया को क्या करना है, सिक्योर करना है। मतलब लेकिन उसके साथ में यहाँ पे बोला गया है कि मुस्लिम्स को वहाँ पे शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। मुस्लिम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना और इम्पीड नहीं करना फ्रॉम असेसिंग दी ज्ञानवापी मॉस्क टू ऑफर नमाज और परफॉर्म रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस। ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक वहाँ पे जो एडवोकेट है उनको रिमूव कर दिया गया है। उसका रीज़न क्या है, ये किया किसने? यहाँ पे वाराणसी कोर्ट ने उनको रिमूव किया क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन है जो मीडिया के साथ में थ्रू अ प्राइवेट कैमरा मैन वो क्या की है, लीक की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये पहली न्यूज़ है। नंबर टू न्यूज़ इज़ अबाउट दी मुनेरू रिवर। यहाँ पे विलेजर्स कैरिंग फ्रेशली माइंड सैंड ऑन बुलॉक कार्ट थ्रू दी मुनेरू रिवर इन दी NTR डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अबाउट दी मुनेरू रिवर। मुनेरू रिवर है क्या? पहली चीज़, अगर यहाँ पे हम बात करें तो मुनेरू रिवर की अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, और ये ओरिजिनेट होती है वरंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना इंडिया एंड फ्लोज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द खामाम डिस्ट्रिक्ट एंड द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। ये जो रिवर है इसका नाम पड़ा आफ्टर द ऋषि मुदगल्या। ठीक है, मुदगल्या हु इज सेड टू हैव क्रिएटेड दिस रिवर विद द स्पिरिचुअल पावर एंड परफॉर्म्ड अ पिनांस रिचुअल इन दी खमाम। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिवर्स के बारे में काफ़ी बार हमने देखा है कि जो क्वेश्चन है वो पूछती है UPSC। ठीक है, तो अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन भी करना चाहते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि किस तरह से जो एडिटोरियल आज के हमने डिस्कस करने हैं। पहली चीज़, यहाँ पे ये जो बात की जा रही है ये हमने कल डिस्कस किया बड़े अच्छे वे से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए इंडिया नेपाल के रिलेशंस मैंने फुल एक डिस्कस किए, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको पढ़ने की, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कल की वीडियो है और आपको कल की वीडियो देखनी है, और उसमें प्रॉपर इंडिया नेपाल के रिलेशंस है। नंबर 2, दी वर्ल्ड मस्ट लिव वर्क एंड टुगेदर अगेन। ये मैंने जानबूझ के छोड़ा है। ये लिखा किसने? रिटन बाय शशि थरूर। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें वही चीज़ जो हमने एक बार पहले किया था एक प्रॉपर वे में, कि किस तरह से जो वर्ल्ड है उसको इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, वो सेम सा आर्टिकल मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर देखिए, सोशल साइंसेस ऑपरेट्स विद मल्टीपल ट्रूथ। अगर इसमें मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, यहाँ पे जो थिंकर है, जो राइटर है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कोविड-19 के बाद में जैसी यूनिवर्सिटी ओपन होती हैं तो सोशल साइंसेस के एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट किस फॉर्म में? MCQ बेस्ड। ठीक है, MCQ बेस्ड हैं, येस और नो की फॉर्म में जो आते हैं। वो कहते हैं कि इससे भी ऊपर है ये चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा सेक्रोसेंट जो ट्रूथ है वो छिपा रह जाता है, तो आपको इसके लिए कुछ और एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर सिलेबस, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो एडिटोरियल है ये अबाउट दी कांग्रेस, के कांग्रेस को किस तरह से भाई ऊपर उठना चाहिए, तो वो उनका जो चिंतन शिविर हुआ है वो है। यहाँ पे आज जो इम्पोर्टेंट अगर हम बोलें एडिटोरियल है, दिस इज़ अबाउट दी इम्प्रूविंग दी कोल्ड चेन सिस्टम।
GS3 का पार्ट है और इसको अच्छे वे से डिस्कस करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे बोला जा रहा है, वंस द वैक्सीन वर अवेलेबल द नेशन हैड टू टेक द टास्क ऑफ रोलिंग आउट वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। मतलब जब उन्होंने बोला कि जब वैक्सीनेशन अवेलेबल हुई तो हमारा जो मेन काम था वैक्सीनेशन ड्राइव को वहाँ पे रोल अप करना या फिर रोल करना, उसको वहाँ तक लेकर जाना, वो एक मेन काम था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 1985 में लॉन्च किया जाता है टू डिलीवर रूटीन इम्यूनाइजेशन, और यहाँ पे मैनेजिंग लार्ज स्केल वैक्सीन डिलीवरी। ये जो प्रोग्राम है ये टारगेट करता है क्लोज टू दी 2.67 करोड़ न्यूबॉर्न्स और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन एनुअली। ठीक है, और इसको उसके बाद में 2014 में इंद्रधनुष एक प्रोग्राम चलाया गया जिससे वो जो भी रह गए थे, चाहे जो वीमेन थी या फिर कोई भी न्यूबॉर्न या फिर कोई भी लोग रह गए थे, उनको कवर करने के लिए हमने दोबारा से इसको ऑपरेट करवाया। लेकिन इस पेंडेमिक में अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं, रिमाइंडेड अस दी वैक्सीनेशन अलोन डू नॉट सेव लाइव्स। मतलब कि है कि भी अगर इसको हम डिलीवरी नेटवर्क के अच्छे वे से नहीं डालेंगे, अगर वहाँ पे वीक लिंक्स हैं या फिर आपको पता है, आपने देखा होगा जब भी वैक्सीनेशन आप लगवाने को गए होगे तो वो एक उनका एक फ्रीज़र टाइप होता था जो छोटा सा है ना, वहाँ पे उसको ठंडा करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती है। तो कोल्ड चेन जो मैनेजमेंट है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है, एक फैक्टर है। बिकॉज अगर ये फेल हो गया तो उसकी जो पोटेंसी है या फिर इफेक्टिवनेस है वैक्सीन की, वो भी क्या है, वेस्टेड है। तो नियरली हाफ ऑफ द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड गो टू वेस्ट, अगर ये चीज़ होगी कि वहाँ पे कोल्ड चेन सिस्टम अच्छे वे से नहीं है। तो हमारा अगर मैं बात करूँ, वेस्टेज हैज़ कॉस्ट इम्प्लीकेशंस एंड कैन डिले द अचीवमेंट ऑफ द इम्यूनाइजेशन टारगेट। अब अगर वेस्टेज वहाँ पे होनी स्टार्ट होगी कि हाँ यार यहाँ पे ठंडी जो हमें कोल्ड वैक्सीन चाहिए थी वो गर्म हो चुकी है या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो चुका है, तो उससे मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर मैं आपको बताऊं तो मेजर इम्पैक्ट ये होएगा कि भाई जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव हम चलाना चाह रहे थे, इजी वे से उसको पूरा करना चाह रहे थे, उसको टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, कोविड-19 वैक्सीनेशन एफर्ट्स रिलाइड ऑन दी कोल्ड चेन, ठीक है जी, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड अंडर द यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू कवर 87 करोड़ पीपल विद 2 डोजेज ऑफ द वैक्सीन एंड ओवर 100 करोड़ विद एटलीस्ट अ सिंगल डोज। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, जो पहले से हमारा कोल्ड चेन सिस्टम बना हुआ था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाला या फिर मिशन इंद्रधनुष वाला, उसको यूज़ किया, प्लस क्लाउड बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ किया कोविन। आपको याद होएगा, इस पे अपॉइंटमेंट, इस पे रजिस्ट्रेशन, इस पे सर्टिफिकेट सारा कुछ आता था। इसके बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री है जो, उसने और भी इसको अपग्रेड किया। अपग्रेड करते हुए हमें क्या पता चला, डिजिटाइजिंग दी वैक्सीन सप्लाई चेन नेटवर्क। इसमें हमने देखा ई-विन करके एक चीज़ आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो कि डेवलप किया विद द सपोर्ट फ्रॉम द गावी द वैक्सीन अलायंस, द इम्प्लीमेंटेड बाय द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू अ स्मार्टफोन बेस्ड ऐप। ठीक है जी। फॉर इंस्टांस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन छत्तीसगढ़ 72% ऑफ द फंक्शनिंग हेल्थ सेंटर हैव बीन सोलराइज टू टैकल द इशू ऑफ द रेगुलर पावर आउटेजेस। तो जो रेगुलर पावर आनी चाहिए थी या फिर होनी चाहिए थी, वो जब नहीं मिल पाई, वहाँ पे एक अच्छे वे से नहीं आ रही थी हमारे पास में, तो वो कहते हैं उसको सोलराइज किया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो यहाँ पे यही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इंडिया फ्यूचर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस बाय टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स एक्शनेबल पॉलिसीज दैट इम्प्रूव द कोल्ड चेन। मतलब अकेला वैक्सीन बनाने तक का हमारा काम नहीं है, वो डिलीवरी करने तक का काम है। और डिलीवरी भी कौन सी होनी चाहिए, इफेक्टिव डिलीवरी होनी चाहिए, ताकि हर एक इंसान को एक अफोर्डेबल प्राइस में जो वैक्सीन है वो मिल पाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टूडेज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। आगे अगर हम बात करें ज्ञानवापी एंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो, वो आता है 1991 में। ये लॉ ये बोलता है कि फ्रीज कर दो स्टेटस ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन दी कंट्री एज ऑन 15 अगस्त 1947। कोई भी यहाँ पे कोई भी वर्शिप वाली प्लेस है जिसका स्टेटस 15 अगस्त 1947 को जो भी था, उसको उसी के स्टेटस में फ्रीज कर, तो उसको चेंज नहीं करना, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन थी, मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पे उसको सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन विच केसेस ये लॉ जहाँ पे अप्लाई नहीं होता, 1991 एक्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं होता जहाँ पे कोई भी चीज़ एंशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रिमेन्स दैट आर कवर्ड बाय द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होता टू एनी सूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ और एनी डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज बिफोर द 1991 एक्ट केम इनटू फोर्स। ठीक है जी। तो 1991 के एक्ट के पहले अगर कोई सॉल्व हो चुका है इशू, तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होएगा। ठीक है, या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स वाली एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट के अंडर आता है, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो विश्व हिंदू जो परिषद है वो बोल रहा है जो ज्ञानवापी मॉस्क है वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आता, एप्लीकेबल ही नहीं है वो।
उसका रीज़न क्या है, एज देयर वाज नो चेंज टू द रिलीजियस स्ट्रक्चर सिंस 1947। जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो सेम है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया, और जो हिंदूज है वहाँ पे वो परफॉर्म करते थे वो अपने रिचुअल्स को, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़े। अगर बून टू बैन, बून टू बैन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, वीट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। बून टू वैन, वीट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात, जब रशिया और यूक्रेन का हमने वॉर देखा, और रशिया और यूक्रेन ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे ऑफ द कमोडिटी वर इन द मिडल ऑफ वॉर, तो मिनिस्टर हैं जो कमर्शियल इंडस्ट्री के, पीयूष गोयल, उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि भाई हमने वीट को कैप्चर करना है, इंटायर वर्ल्ड टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो इंडिया की जो वीट है वो हर एक कॉर्नर में जानी चाहिए पूरे वर्ल्ड के। तो यहाँ पे इसके जो एफर्ट्स है इसको इंक्रीज़ करने के मेट वाले से चल रहे थे कि किस तरह से हम इसको इंक्रीज़ कर सके वीट के एक्सपोर्ट्स को। लेकिन यहाँ पे हर एक बंदा ये बोल रहा था, इकोनॉमिस्ट या फिर जो भी लोग थे यहाँ पे, कि वो बोल रहे थे कि भाई इंश्योर करो स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस इन इंडिया और अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स फॉर इंटरनल कंजम्पशन। अगर ये दो प्रायोरिटीज़ पे आप चीज़ें नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला था कि अगर आप कुछ चेंज करोगे तो जो आपने स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वो भी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप कंसिडरेशन में रखो, आपको जितना भी एक्सपोर्ट करना है आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी हमने रिसेंटली क्या देखा कि डिक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन एस्टिमेट्स में। ठीक है, अभी हमने बोला कि भाई हम तो वीट जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर रहे हैं। उसका पहला रीज़न क्या बताया जा रहा है कि जो एस्टिमेट से वो कम हो गए, मतलब जो प्रोडक्शन है वो कम होगी। नंबर 2, जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया। और ये हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर। जो प्रोडक्शन है वो हमें यहाँ पे कम होती नजर आई। मार्च अप्रैल के मंथ में बहुत ही ज़्यादा हीट वेव्स या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से ये चीज़ होती हुई हमें दिखाई दी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इज़ रिलेटेड टू राजा पक्सास विन इन 2019। वो कहते हैं कि अगर ये इतने खतरनाक बंदा था तो इसकी विन कैसे हुई श्रीलंका में? तो यहाँ पे बस एक ही बात है, उन्होंने यहाँ पे पोलराइज करने की कोशिश की जो सिन्हालीज कम्युनिटीज़ है। जो सिन्हालीज कम्युनिटी है यहाँ पे, अगर हम बात करें सिन्हाला कम्युनिटी है, जो सिन्हाला पॉलिटिकल बेस था उनका, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे काम किया। सिन्हालीज को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, तो वहाँ पे मेजॉरिटी है, तो जो मेजर वहाँ पे वोटिंग है वो इनको होती है और वो जीत जाते हैं। तो जो मिनॉरिटीज़ है उन्होंने इनको वोट नहीं डाला था, वो राजापक्सा ही वोट डाला था, क्योंकि मिनॉरिटीज़ को पता था कि ये जो राजापक्सा है वो कुछ ना कुछ गलत हमारे साथ, मिनॉरिटीज़ के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से था। तो श्रीलंका के हमें कंट्री से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड होता तो हम पक्का बात करते। चलिए स्टैगफ्लेशन की यहाँ पे बात करते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या कंडीशन है? स्टैगफ्लेशन क्या कंडीशन है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टैगफ्लेशन के बारे में देखते हैं। स्टैगफ्लेशन यहाँ पे कुछ कंडीशन बनाते हैं और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टैगफ्लेशन की, तो स्टैगफ्लेशन की बात करते हुए कि अगर किसी भी कंट्री को ग्रोथ को इंक्रीज़ करना हो तो कंट्री क्या करती है? मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करती है। तो मनी सप्लाई से जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है और ग्रोथ से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। प्लस यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी आती है, तभी एम्प्लॉयमेंट आएगी तभी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी। लेकिन स्टैगफ्लेशन के केस में होता क्या है? ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करती है। मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से जो इन्फ्लेशन है वो तो इंक्रीज़ होती है, लेकिन जो कंट्री की ग्रोथ है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती। तो अगर कंडीशन ऐसी हो कंट्री में, मनी सप्लाई ज़्यादा हो, ग्रोथ कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो और यहाँ पे इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो, इस केस को हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। और ये जो स्टैगफ्लेशन है ये क्रिटिसिज्म है किस चीज़ के लिए? फिलिप्स कर्व के लिए, क्योंकि फिलिप्स कर्व ने बोला था जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होती है, इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने से अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होती है। लेकिन फिलिप्स कर्व को हम कर सकते हैं विद स्टैगफ्लेशन। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही, लेकिन इंक्रीज़ होती हमें दिखाई दे रही। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द G7 प्रेशर बना रहा है कि वीट एक्सपोर्ट जो बैन है वो उसको रिवर्स किया जाए। तो G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है? नंबर 1 है कनाडा, नंबर 2 USA, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 फ्रांस, नंबर 5 जापान, नंबर 6 इटली, नंबर 7 UK। ठीक है, तो G7 में ये कंट्रीज आती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें G8 की, तो उसमें अगर प्लस कर दे रशिया तो वो G8 बन जाएगा। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, EU यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की।
अब आपका काम क्या है, आपने ये करना है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो जो जो कंट्री नज़दीक है, जैसे यूएसए कनाडा का पेयर बनाओ, और यूएसए के बिल्कुल अगर आप वेस्टर्न वाली साइड पे देखोगे आपको जापान मिलेगा। जापान का अलायंस होता था इटली के साथ में जब हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे थे। फिर यूके और फ्रांस को याद रखना, ठीक है जी। सबसे पहले आपने कैसे याद रखना है इसको, यूएसए हो गया, यूएसए के साथ में ऊपर कनाडा है, फिर यूएसए के उसके साथ में जापान है, जापान का अलायंस इटली के साथ था और इटली और जर्मनी इकट्ठे थे, ठीक है, और यूके फ्रांस इकट्ठे थे, ये G7 हो गया। फिर उसके बाद में प्लस रशिया का तो G8 है क्योंकि आपको इसको बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद में G20 की अगर हम बात करें तो वो पूछेंगे इंडिया इसका इसमें है, तो बिल्कुल इंडिया G20 का पार्ट है, ठीक है। और आपको अगर कोई चुकाने वाली चीज़ दिखती है यहाँ पे मैक्सिको, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान नॉट द पार्ट ऑफ G20, नॉट पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको याद करना आपने। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट दी ग्लोबल पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है, 1 in 6 ग्लोबल डेथ इन 2019 लिंक टू दी पोल्यूशन। तो आपने ये चीज़ को याद रखना है। इसके में और कुछ बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ, तो अगर कोई स्टडी अलग से आती है तो उसको हम बोलेंगे। ये GS3 में आप कोट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू दी लिंसेट स्टडी के लेंसेट पैनल स्टडी कि जो 1 in 6 ग्लोबल डेथ है 2019 वो पोल्यूशन से रिलेटेड है। अब इससे होगा क्या, आप मेंस में एक अच्छा आंसर लिख पाओगे, ठीक है जी। फिर एक एक्ट यहाँ पे बिल लेकर आया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी बिल। जब ये आ जाएगा प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है मैरिटल रेप पिटीशन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अपीलिंग हाई कोर्ट स्प्लिट वर्डिक्ट। यहाँ पे होता क्या है, देखिए, एक है 375 IPC। 375 IPC पेनलाइज करती है उन लोगों को अगर कोई लोग मैरिज करते हैं, चाइल्ड मैरिज हो गई है कोई, ठीक है, 18 से नीचे कोई लड़की है, उसके साथ में अगर कोई भी बंदा इंटीमेट हो रहा है, ठीक है जी, मैरिज के बाद में, चाहे उनका हस्बैंड इंटीमेट हो रहा है, तो वो उसको हम मैरिटल रेप का नाम देते हैं और उसको सज़ा मिलती है। लेकिन 375 IPC में ये तो लिख दिया, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन डाल दी। एक्सेप्शन क्या है, मैरिटल रेप, और मैरिटल रेप 21 साल से अगर कोई ऊपर है, आई थिंक सो 18 से अगर कोई ऊपर है ना। तो अगर गलत हूँगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा या फिर कल बता दूंगा इसको कंफर्म करके। 21 या 18 से अगर कोई ऊपर है तो उसको वो मैरिटल रेप के अंडर नहीं लेकर आ रहे, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो उसको पटिशन फाइल की गई कि भाई मैरिटल रेप में लाया जाए या फिर हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट है वो अलग है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नाटो की मेंबरशिप के बारे में। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया नाटो को, तो आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं नाटो के बारे में। फिनलैंड स्वीडन टू सबमिट बिड टू टुडे। अभी फिनलैंड और स्वीडन डर के बोल रहे हैं रशिया के वहाँ पे कुछ अटैक वगैरह ना कर दे, तो नाटो की मेंबरशिप यहाँ पे वो चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI जो है वो रिकॉर्ड हुआ है हाई 15.1%। वेजिटेबल्स की जो अगर मैं बात करूं, जो चीज़ थी, मतलब क्या है कि उसको बेचने का तरीका वो 50% से कम हो चुका है, लेस देन 50%, ठीक है। तो जो सेल है वेजिटेबल्स की वो कम हो चुकी है, लेस देन 50% हो चुकी है। अगर मैं बात करूं WPI की होलसेल प्राइस इंडेक्स में, हम सिर्फ गुड्स को ही कंडक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है। और WPI कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर उसके बाद में अगर तीसरी चीज़ की हम बात करें तो इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और WPI में गुड्स में भी 4th नंबर पॉइंट क्या आता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर को हमने सबसे ज़्यादा वेटेज दी हुई है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो WPI यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस नहीं है, ये क्या है, मतलब कंज्यूमर बेस्ड नहीं है, ये क्या है, होलसेल बेस्ड, मतलब प्रोडक्शन बेस्ड यहाँ पे हम WPI को मान के चलते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। PM मोदी अनवील्स कंट्रीज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड। तो PM मोदी ने यहाँ पे ऐड किया 5G स्टैंडर्ड और इन दी फॉर्म ऑफ 5GI। ये हमारा खुद का होएगा और वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द कंट्री एंड वुड प्ले अ बिग रोल इन टेकिंग 5G टेक्नोलॉजी टू दी विलेजेस। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज़ रिलेटेड टू GS3, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। अगली हमारी डिस्कशंस के लिए हमारा जो चैनल आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीक में एक अच्छा कंपोनेंट स्टार्ट करने लगे हैं, आप उसके लिए हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।